Bismillahirrahmanirrahim. And topic which we are going to discuss today is behavioral ecology. Behavioral ecology is relative to environment, or you can say behavioral ecologists, they try to investigate that how animals find their way about orientation, their navigation, movement in the environment, their habitat selection, as well as the ways by which they are going to get food in the environment, and the ways in which behavior can influence population biology living in an environment. All these aspects are going to be discussed within behavioral ecology. Behavioral ecology इसमें फर्स्ट एस्पेक्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज अबाउट ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन, और यू कैन से कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को नेविगेट कैसे करते हैं, वो माइग्रेट कैसे करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, या उनकी मूवमेंट जो है वो किस तरह से होती है। तुम्हें पता है यूजुअली आप नेशनल जियोग्राफिक पे भी ये अक्सर वीडियोस वगैरह देखते रहे होंगे या कुछ स्टोरीज सुनते रहे होंगे एलिफेंट्स की या दूसरे एनिमल्स। एनुअली जब पानी की कमी होती है किसी एक एरिया में, तो वो किसी दूसरे एरिया की तरफ माइग्रेट करते हैं, नेविगेट करते हैं, मूव करते हैं। या हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्रेन्स, माइग्रेटरी क्रेन्स, बड़ी फेमस आपने बर्ड सुने होंगे, जो साइबेरिया से सिंध के कुछ एरियाज में माइग्रेट करके आते हैं। तो माइग्रेशन के लिए एनिमल्स कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसके थ्रू उन्हें पता होता है कि हमने इस पाथवे से चल के फला एरिया तक या उस स्पेसिफिक पार्ट तक मूव करना है। The first technique which is used for migration or navigation in animal is piloting. Second one, as you can see, is orientation, and third is navigation. Piloting means when an animal moves from one familiar landmark to another until it reaches its destination. तो एनिमल्स, उनके अंदर भी जाहिर है ये जो हम लार्जर मैमल्स की अगर बात करें तो वेल डेवलप्ड सेरिब्रम, वेल डेवलप्ड ब्रेन, तो वो अपने सराउंडिंग में लैंडमार्क्स, एरियाज, हिली एरियाज, ट्रीज या कुछ वाटर बॉडीज, इनके लैंडमार्क्स को मेमोराइज करके, पायलटिंग करके, एक ग्राफ को माइंड में रख के जब मूव करते हैं, दैट्स कॉल्ड पायलटिंग। Second migration technique commonly used by animals is orientation. And animals can detect compass directions and travels in a particular straight line path for a certain distance or until it reaches its destination. कुछ एनिमल जो है वो कंपस लाइक डायरेक्शन भी यूज करते हैं। कंपस जैसे वो जो ग्रेविटी या आपके लिए जो कंपस की नेचर है उसको डिटेक्ट कर पा रहे होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ या सूरज के हवाले से वो नेविगेट कर रहे होते हैं कि किस डायरेक्शन में हमने मूव करना है, नॉर्थ ईस्ट साइड पे जाना है या वेस्ट साइड पे जाना है, नॉर्थ या साउथ जिस साइड पे मूव करना है वो इस तरह से ओरिएंटेशन कर रहे होंगे। एक टेक्निक है उनकी नेविगेशन, माइग्रेशन के लिए, when one determines one's present location relative to the other location in addition to orientation. अगर एनिमल को ये भी एडिशनली पता चल जाता है कि उसकी प्रेजेंट लोकेशन क्या है और उसने किस डायरेक्शन में ओरिएंट करना है अपने आप को, किस डायरेक्शन में मूव करना है, तो वो उसकी नेविगेशन टेक्निक भी कहलाती है। वेल, बिहेवियरल इकोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि हमारे पास एनिमल्स अपने हैबिटेट को कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब हैबिटेट यू नो इज द प्लेस ऑफ लिविंग। इट डजंट मीन कि एक बर्ड का नेस्ट ही उसका हैबिटेट है, या एक आप कह लें कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं आपका घर या आपका हैबिटेट है। नो, वो सारा एरिया, खैर आजकल तो हमारा घर ही हैबिटेट बना हुआ है, लेकिन वो सारा एरिया जहाँ पे एक एनिमल अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, लाइक एक बर्ड अपने नेस्ट से सुबह निकलता है और पूरे दिन में जहां जहां वो अपनी फॉरेजिंग एक्टिविटीज, फूड सर्चिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करके वापस शाम को अपने नेस्ट में आता है, तो वो सारा एरिया जहां पे वो बर्ड अपना दिन गुजारता है, दैट एरिया इज नोन एज हैबिटेट फॉर दैट बर्ड। सो हैबिटेट सिलेक्शन, इट रेफर्स टू द एनिमल्स चॉइस ऑफ अ प्लेस टू लिव, कि कहाँ पे रहना सुटेबल है। ऑब्वियसली रहने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस एनिमल प्रेफर करेगा, उसमें
एक यहाँ पे हाईलाइटेड आपको वर्ड नजर आ रहा होगा, फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस लिमिट्स। क्या क्या सराउंडिंग में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर सेलिनिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, या जो आपके लिए इन्वायरमेंटल दूसरे पैरामीटर्स होते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स, क्या वो सुटेबल हैं, या क्या उन कंस्ट्रेंट्स में, क्या उन लिमिटेशंस के अंदर एनिमल इजी फील करता है, इजीली सर्वाइव कर सकेगा। अगर एनिमल्स किसी इस एरिया पे इजी ना हो, इजी सर्वाइव ना कर सकें, तो वो ऑब्वियसली उस एरिया से मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं। सो पहला एस्पेक्ट जो हैबिटेट सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट होता है, फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस लिमिट्स, व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस आर देयर इन दैट एनवायरनमेंट, और वो कंडीशंस किसी एनिमल के लिए टॉलरेबल भी हैं या नहीं। एंड सेकंड वन हाईलाइटेड है यहाँ पे भी, इज द फूड रिसोर्सेज। फूड रिसोर्सेज कैसे हैं वहां पे, नेस्ट साइट्स कैसे हैं, प्रीडेटर्स तो नहीं है कहीं ज्यादा, अगर प्रीडेटर्स ज्यादा होंगे तो भी एनिमल की सर्वाइवल को खतरा है, या उसका पास्ट एक्सपीरियंस किसी जगह पे अगर है वो किस तरह का है, वो डिपेंड करता है एनिमल की हैबिटेट सिलेक्शन पे, कि अगर एनिमल ने कोई हैबिटेट सिलेक्ट किया, उसका एक्सपीरियंस वहां पे कैसा रहा विद रेफरेंस टू physiological conditions or food resources, nesting sites or other. For example, a woodland deer mice may be constrained to live in forest rather than fields because they cannot tolerate the high temperature in the field environment. Woodland deer mice की एग्जांपल दी है कि वो फील्ड के अंदर हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने की बजाय प्रेफर करेंगे ऐसी एरिया को जहां पर टेम्परेचर कम हो। जिराफ सामने पिक्चर में नजर आ रहे हैं, ऑब्वियसली ग्रासेस पे फीड करने की बजाय ये श्रब्स या ट्रीज, जहाँ पे ट्रीज या श्रब्स मौजूद होंगे, जहाँ पे ऐसी वेजिटेशन मौजूद हो जिस पे ये इजीली फीड कर सके, वही इनका प्रेफरेंस होगा हैबिटेट के लिए। फॉरेजिंग बिहेवियर क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग फूड रिसोर्सेज इज कॉल्ड फॉरेजिंग बिहेवियर। एनिमल्स जब भी अपना फूड सॉर्ट आउट करते हैं तो बेसिक 3 पॉइंट्स हैं, 3 चॉइसेस हैं जो उनको बनानी होती है। That what kind of diet items, food items they're going to search, किस तरह के फूड आइटम चाहिए उनको, और फिर वो फूड जिन एरियाज में अवेलेबल है, जिन पैचेस में, जिन पाथवेज में, उन पैचेस का पाथ कौन सा है, किस रास्ते से वो अपने फूड तक पहुंच सकता है, एंड देन मूवमेंट फ्रॉम वन पैच ऑफ फूड टू अनदर पैच ऑफ फूड, कि अगर एक जगह से फूड खत्म हो गया तो दूसरी जगह पे कैसे मूव करना है, कैसे पहुंचना है। फॉरेजिंग बिहेवियर की एग्जांपल्स में यहाँ पे हमिंग बर्ड्स को डिस्कस किया गया। Hummingbirds are the smallest known birds in various species of bees. वो bees में and they clumps of flowers to obtain nectar. Must make each of these decisions. कि भाई कौन से फ्लावर को चूज करना है, फ्लावर्स किस एरिया में अवेलेबल है, और अगर एक पॉइंट पे फ्लावर्स हैं तो दूसरी जगह पे जाने के लिए कितना डिस्टेंस है, या उसके करीब करीब और फ्लावर्स हैं या नहीं। ये उनकी हैबिटेट सिलेक्शन में और फॉरेजिंग बिहेवियर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। Owls that forage for small rodents in different habitats, including fields and forests, must make similar choices. ये ऊपर जो तीनों एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, ना सिर्फ इन दोनों एनिमल्स को, बल्कि कोई भी एनिमल हो, वो अपने इन एस्पेक्ट्स को देखकर फिर ही अपना हैबिटेट सिलेक्ट करते हैं, और ये उनका फॉरेजिंग बिहेवियर उनकी सर्वाइवल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक एनिमल कैलकुलेशंस तो नहीं करते, लेकिन फिर भी वो अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए अपना एक एनर्जी बजट सेट कर रहे होते हैं। अब एनर्जी बजट क्या चीज है? एनर्जी बजट ये है कि किसी एनिमल ने फूड को सर्च आउट करने के लिए जितनी एनर्जी कंज्यूम की, उस फूड को इनटेक करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए जो उसकी एनर्जी कंज्यूम हुई, अगर तो उस फूड से उस सारी कंज्यूम्ड एनर्जी की कंपनसेशन हो गई तो ठीक है, दैट इज गुड चॉइस। बट इफ वो फूड को सॉर्ट आउट करने में इतनी एनर्जी लग जाती है कि एनिमल की जो है वो एनर्जी नीड्स, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, देन सर्वाइवल ऑफ द एनिमल विल बी डिफिकल्ट। सो यहाँ पे एक और एग्जांपल साइट की गई है, अप्रेइंग मेंटिस। ये सामने जो एक पिक्चर में आपको इंसेक्ट नजर आ रहा है, आर्थ्रोपोड नजर आ रहा है, इट इज अप्रेइंग मेंटिस। मस्ट एक्सपेंड एनर्जी टू लोकेट अ मॉथ। ये मॉथ्स वगैरह, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, उनके ऊपर फीड करते हैं, उनको खाते हैं, कि उसने जो एनर्जी कंज्यूम करनी है मॉथ को स्ट्राइक करने के लिए, मॉथ के विंग्स को उतारने के लिए, एंड देन उसकी बॉडी को कंज्यूम करने के लिए, एंड टू डाइजेस्ट द मील, द मेंटिस विल सर्वाइव इफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम डाइजेस्टिंग द मॉथ इज ग्रेटर देन दोस कॉस्ट व्हिच इट वाज परफॉर्मिंग। जो भी उसने एक्टिविटीज परफॉर्म की, उससे ज्यादा एनर्जी उसको मिलनी चाहिए।
This is particularly true if extra energy is needed for searching for a mate or laying eggs. अब ये भी लाइफ की सर्वाइवल के लिए एक्टिविटीज एनिमल्स जो परफॉर्म करते हैं, एग लेइंग, मेटिंग, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. तो फूड एनिमल वो प्रेफर करते हैं जिससे उनको रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो मिल सके. फॉरेजिंग बिहेवियर की बेस पे एनिमल्स को दो बड़े ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है. Those animals which can feed on a variety of food. अगर एक फूड की शॉर्टेज हो जाए तो वो किसी दूसरी टाइप के फूड पे भी डिपेंड कर सकते हैं. They are known as generalists. While those animals which are having a very narrow range of niche और किसी एक टाइप पे या बड़ी रिलेटेड टाइप ऑफ फूड पे ही, वो स्मॉल टाइप ऑफ फूड पे ही डाइट वो फूड ही लेते हैं, उसी को खाते हैं. They are known as specialists. Generalists, they are having large and wide niche. Niche आप लोग समझते हैं, ये एक स्पीशी ऑक्यूपेशन है, स्पीशी का रोल है किसी एनवायरनमेंट में. फॉरेजिंग बिहेवियर भी उसके अंदर इंक्लूडेड है कि वो कितनी टाइप्स के फूड ले रहे हैं. वाइड रेंज ऑफ डाइट होती है जर्नलिस्ट की, और यूजुअली इसमें आते हैं omnivores, जबकि स्पेशलिस्ट दे आर हैविंग लिमिटेड एंड यूनिक डाइट रिक्वायरमेंट्स. Generalists tolerate a wide range of environmental variations as well. They can live in a variety of environment so that they can feed on a variety of food as well. But on the other hand, specialists, they are having a small range of habitat as well, more likely to suffer from habitat loss and become endangered. Number 4, tolerate environmental changes. Generalist species, they can tolerate, they have wide range of tolerance. But on the other hand, as you can see, specialists, it does not show tolerate a wide range of environmental changes. Generalists are commonly invasive species which invade in the new areas. जो नए एरिया में जाके इन्वेड करती हैं, अडेप्ट कर जाती हैं, इन्वेसिव स्पीशीज हैं. फॉर एग्जांपल कॉकरोचेस हैं, रैट्स हैं, रैकून हैं. ह्यूमन बीइंग जर्नलिस्ट में आते हैं. मोस्ट ऑफ द omnivorous species they are generalists. While ये जो स्पेशलिस्ट है, they are commonly found in stable climax community, जहाँ पे ज्यादा वेरिएशंस ना हो, स्टेबल कम्युनिटी हो, उनका फूड अवेलेबल हो. कोआला, जायंट पांडा और वेलरस, ये जो सील या मैरीन एनवायरनमेंट में ओशन के किनारे जो आमतौर पे मिलते हैं मैरीन मैमल्स, वेलरस, वो इसमें एग्जांपल्स आते हैं स्पेशलिस्ट. ये ग्राफ शो कर रहा है स्पेशलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट निच को. एक इसी सा ग्राफ है. जब आप लोग डिस्कस कर रहे हो तो इस तरह की लाइन जरूर ड्रॉ कीजिएगा, लाइन ग्राफ. फॉर एग्जांपल स्पेशलिस्ट निच को आप थोड़ा सा, इसकी जो रेड लाइंस हैं ये नैरो रेंज में शो कर रहे हैं कि इसकी स्पेशलिस्ट स्पीशीज विद इन अ नैरो निच, इनकी जो रेंज ऑफ फूड है वो बड़ी नैरो है. जबकि जनरली स्पीशीज दे आर हैविंग अ ब्रॉड रेंज. उनका आप ये इस एरो को ऑब्जर्व कर सकते हैं. दे आर हैविंग ब्रॉड रेंज ऑफ फूड चॉइसेस. तो उनमें कहीं किसी एक पॉइंट पे जो ओवरलैपिंग एरिया आपको नजर आया इस ग्राफ में, ये ओवरलैपिंग एरिया इनका आप कह लें कि ये पॉइंट, ये ओवरलैपिंग एरिया हो सकता है अगर जनरल स्पीशी उन फूड पॉइंट्स पे, उन फूड सोर्सेज पे भी आप कह लें डिपेंड कर रहे हो जो कि स्पेशलिस्ट स्पीशी के लिए थे. तो ये थोड़ा सा एरिया वो होगा जहाँ पे कंपटीशन होगा रिसोर्सेज के लिए, फूड रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन डेवलप हो सकता है. अदरवाइज जनरल स्पीशीज आमतौर पे कॉम्पिटिटर्स नहीं होते, अच्छे compete नहीं करते, और वो उनकी जो निच है इसलिए उसकी कंपटीशन कम होने की वजह ये भी है कि उनकी ओवरलैपिंग ही ज्यादा नहीं होती, उनकी फूड चॉइसेस बड़ी लिमिटेड सी हैं. वेल, फॉरेजिंग बिहेवियर में जर्नलिस्ट और अपॉर्चुनिस्ट की जो है वो बात करने के बाद आप यहाँ पे बात करेंगे जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के बाद कि एनिमल में सोशल बिहेवियर ये क्या चीज है. इससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि बिहेवियरल इकोलॉजी में हैबिटेट सिलेक्शन, फॉरेजिंग, ओरिएंटेशन और नेविगेशन को डिस्कस करना होता है. अगर इसमें बिहेवियरल इकोलॉजी में आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना पड़े तो इकोलॉजी के एस्पेक्ट्स प्लस इसमें इनकी फर्दर एग्जांपल्स आप ऐड कर सकते हैं. हैबिटेट सिलेक्शन से रिलेटेड, ओरिएंटेशन नेविगेशन से रिलेटेड और फॉरेजिंग बिहेवियर से रिलेटेड. Social behavior, obviously, as the name indicates, the animals which are living in a group, in a society, उनके आपस के इंटरेक्शंस कैसे हैं, किस तरह से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रह रहे हैं.
Social behavior typically refers to any interaction among members of the same species, but it also applies to the animals of different species which are living together, excluding predator-prey interactions. क्योंकि वो एक साथ रहने के बजाय वो तो उसको ज़ाहिर है प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शन में तो प्रीडेटर प्रे को किल कर रहा होता है, खत्म कर रहा होता है। एनिमल्स व्हिच आर लिविंग इन ग्रुप्स, इनकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे साइट की गई हैं। इंसेक्ट्स में, बर्ड्स में बड़ा कॉमनली है, कुछ मैमल्स में बड़ा कॉमनली आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे ये डियर की पॉपुलेशन आपको सामने नजर आ रही है, व्हिच आर लिविंग इन अ ग्रुप, एक ग्रुप नजर आ रहा है आपको पिक्चर में। ड्रोसोफिला फ्लाइज, वो भी अक्सर ग्रुप की फॉर्म में रोटिंग फ्रूट्स वगैरह पे फीड कर रही होती हैं। A true animal society is a stable group of individuals of the same species that maintains a cooperative social relationship. हमने predator prey relationship में को exclude किया था social behavior में भी। या हमने कहा कि different species भी बाजू का इकट्ठी रह रही होते हैं, लेकिन वो true society नहीं होती। True society है जब similar group रह रहा हो एक जगह पे, same species के members रह रहे हैं, population रह रही है, जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करें और एक दूसरे के सर्वाइवल की वजह भी बने। This association typically extends beyond the level of mating and taking care of the young. जाहिर है वो अपने young ones की भी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं एक साथ, मेटिंग की अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती हैं और फूड रिसोर्सेज भी सॉर्ट आउट करने में आसानी हो सकती है। पर एक इशू यहाँ पे ये है कि सोसाइटी के अंदर रहते हुए विद इन द सेम स्पीशीज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ जाता है। अगर सेम फूड रिसोर्सेज हैं तो ऑब्वियसली फिर उनको कंज्यूम करने वाले मेंबर्स भी ज्यादा हैं और उसमें से फिर वही मेंबर्स सर्वाइव करते हैं जो ज्यादा वहां पे फूड पे कब्जा कर लें, फूड को जो है वो इनटेक कर सके। सोशल बिहेवियर हैज इवॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली इन मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। इनवर्टिब्रेट्स में है, जैसे हनी बीज में आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल आती है, सोशल बिहेवियर की बड़ी अच्छी एग्जांपल मिलती है, सोशल हायरार्की मिलती है। और वर्टिब्रेट्स के अंदर भी कम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ह्यूमन भी अपने जो है वो एक सोसाइटी के अंदर मिलजुल के रह रहे होते हैं, एक ग्रुप्स की फॉर्म में ही सरवाइव कर रहे होते हैं। ग्रुप्स के अंदर रहने कुछ बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। बेनिफिट्स तो ये हैं कि प्रोटेक्शन मिल जाती है प्रेडेटर से, इंक्रीज द फीडिंग एफिशिएंसी, प्रोटेक्शन फ्रॉम द एलिमेंट्स हडलिंग टुगेदर इन कोल्ड वेदर, कि सारे इकट्ठे हो जाते हैं सर्दी से या इस तरह के हार्श एनवायरनमेंट से बचना आसान होगा। फाइंडिंग एंड रेयरिंग ऑफ यंग एवोल्यूशनरी डिवीजन्स, ये उसमें जो एवोल्यूशनरी डिवीजन्स बनी होती है, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स में भी हम डिस्कस कर भी लेते हैं कि इंसेक्ट्स के अंदर अपने हनीबीज में उनकी सोशल हायरार्की पड़ी होगी, उनकी जो किन सिलेक्शन है या एल्ट्रिज्म है उसकी हम बात कर लेंगे कि उसका भी इनको फायदा होता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? डिसएडवांटेजेस है कंपटीशन होता है रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि मैं पहले बता रहा था। जाहिर एक स्पीशी के मेंबर्स जो इकट्ठे रह रहे हैं, जैसे ये आपको पेंगुइन्स या मंकीज के ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। मंकीज अगर यहाँ पे फूड रिसोर्सेज पे फीड करेंगे तो जितना भी उस एरिया के अंदर फूड अवेलेबल है उसी पे वो डिपेंड कर रहे होंगे, इससे कंपटीशन डेवलप होगा। फिर डिजीजेस और पैरासाइट्स, इस पॉइंट को तो आप बड़ी अच्छी तरह से आजकल समझ सकते हैं कि आजकल ये कॉलेज स्कूल्स बंद हैं, घरों में क्यों बंद है, कोविड-19 पेंडेमिक, ये सारा कुछ सुनते भी आ रहे हैं कि डिजीज और पैरासाइट्स एक जो है वो कम्युनिटी के अंदर ज्यादा आसानी से फैलते हैं। तो जो सारा शोर मच रहा है इसको आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो लिखते हुए अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन तो आप उस एग्जांपल को जरूर साइट कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस को भी, कि जो सोशल आइसोलेशन हमने की हुई है या सेपरेशन है, ये इसी डिसएडवांटेज की वजह से। द वैल्यू ऑफ ग्रुप लिविंग डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज एंड बिहेवियर्स इन्वॉल्व। वो डिपेंड करता है कि स्पीशीज किस तरह से इंटरेक्ट करती है, उनका बिहेवियर एक दूसरे के साथ क्या है। यहाँ पे कुछ बिहेवियर्स हैं आमतौर पे जो एनिमल्स के अंदर नजर आते हैं हमें। एगोनिस्टिक बिहेवियर्स, टेरिटरीज एंड डोमिनेंस हायरार्कीज। एगोनिस्टिक बिहेवियर या एग्रेसिव बिहेवियर आमतौर पे एनिमल्स में ऑब्जर्व किया गया। ये आपको लायंस या फिर ज़ेब्रास की जो पिक्चर मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है, ये बेटा इनका एगोनिस्टिक या एग्रेसिव बिहेवियर है। A society of animals usually has some maintenance of social structure and spacing of group members. बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा होता है कि एगोनिस्टिक एग्रेसिव बिहेवियर हार्मफुल है, लेकिन ये बड़ा नेसेसरी होता है, बड़ा वाइटल होता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ हायरार्कीज। Agonistic behavior in which one animal is aggressive or attacks another animal, which responds by either returning the aggression or being submissive or submitting
और escaping is often responsible for these patterns कि एक एनिमल ने अपनी डोमिनेंस को शो करने के लिए दूसरे एनिमल पे एग्रेशन शो करना होता है। ऐसी एग्रेसिव बिहेवियर्स यूजुअली हमें नजर आती हैं मेटिंग फाइट्स के दौरान, या किसी ग्रुप मेंबर्स में जब लीडर सिलेक्शन होनी होती है, किसी एनिमल्स के ग्रुप में जब एक ग्रुप लीडर सिलेक्ट होना होता है तो ऐसा एगोनिस्टिक बिहेवियर शो हो रहा होता है। इन रेयर केसेस एगोनिस्टिक बिहेवियर इज लीथल, कभी कभार एनिमल्स की डेथ होती है लेकिन वो बड़ा रेयर है, बट यूजुअली एनिमल्स आर नॉट किल्ड और इवन सीवियरली इंजर्ड, क्योंकि एक एनिमल जो स्ट्रांग होता है दूसरा एनिमल जो लेस स्ट्रांग है उसकी निस्बत यूजुअली जल्दी सबमिसिव हो जाएगा, सबमिट कर देगा, एस्केप कर जाएगा, या फिर उसके अंडर जो है वो उस ग्रुप में रहना शुरू करेगा। In many species, males vent much of their aggression in the form of threat displays. कि मेल जो है अपना थ्रेट डिस्प्ले देते हैं, जो डिस्प्ले की वजह से आमतौर पे फाइट्स नहीं होती, बस डिस्प्ले की वजह से ही डोमिनेंस हो जाती है। और एग्रेशन मेल्स में ही क्यों ज्यादा है? इट इज ड्यू टू द हार्मोनल डिफरेंस, और वो हार्मोन जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रेशन इज टेस्टोस्टेरोन। शायद लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में थोड़ा डिस्कस हुआ था। लास्ट पॉइंट वही जो मैंने डिस्कस किया कि बज़ाहिर देखने में ऐसा लग रहा होता है दैट agonistic behavior, aggressive behavior in animals is antisocial, but it maintains the social order actually. It is especially important in the maintenance of territories and dominance hierarchies. Animals ने अपने ग्रुप्स को, अपने एरियाज को, अपनी डोमिनेंस को इसी बिहेवियर की वजह से मेंटेन करना होता है। टेरिटोरियल बिहेवियर या टेरिटरी को डिफाइन करने के लिए बाजुकात फेरोमोन्स का यूज होता है, और बाजुकात एनिमल फाइट भी करते हैं अगर उस टेरिटरी में कोई इंट्रूडर आ जाए, चाहे वो सेम स्पीशीज का हो या फिर डिफरेंट स्पीशीज का। A territorial animal usually uses agonistic behavior to defend a site or area against certain other individuals. The site is known as the animal territory, and competing individuals are excluded from it. जो ग्रुप्स में रह रहे होते हैं, टेरिटरी शेयर कर रहे होते हैं, वो इससे excluded है। Many male birds and mammals occupy a breeding territory for part of the year. मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में उन्होंने अपनी एक ब्रीडिंग टेरिटरी को सेट करना होता है कि इस एरिया में ब्रीड करना है तो ये टेरिटरी हमारी है, या इस एरिया में कोई और एनिमल नहीं आ सकता। A male actively defends this area against other males. यहाँ पे जो टाइगर देख रहे हैं, टाइगर अपने फेरोमोन्स को स्प्रे कर रहा है, और ऊपर जो ये आपको एंटीलोप्स नजर आ रहे हैं फाइट करते हुए, ये बेसिकली फाइटिंग या एग्रेसिव बिहेवियर के थ्रू अपने एरिया को डिसाइड कर रहे हैं। A male actively defends this area against other males so that he can attract a female and court her without interference from other males. ये courtship behavior का एक पार्ट समझ लें कि अपनी टेरिटरी को सेट करना होता है। In addition to being a location for attracting a mate and rearing young, territories may contain a food supply or provide shelter to avoid predators and unfavorable climate. जैसे कि कुछ बर्ड्स नेस्ट वगैरह बिल्ड करते हैं, या कुछ जो है वो बियर्स वगैरह केव्स के अंदर सॉर्ट आउट करते हैं, केव्स में अपनी जो है वो टेरिटरी सेट करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पीशीज। फिर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डोमिनेंस हायरार्कीज भी होती हैं, कि किसी ग्रुप में आमतौर पे एक मेंबर या कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स लीड कर रहे होते हैं और बाकी सबमिसिव होते हैं इस ग्रुप के अंदर। Dominance hierarchy is the group of animals is organized so that some members of the group have greater access to the food resources or other resources, and others they are having less advantages or less access to these resources. Those near the top of the order जो dominance में है, जो ग्रुप लीडर होता है टाइगर्स का, monkeys के ग्रुप में, चिंपैंजी के ग्रुप में, वही फूड पे भी ज्यादा उसका कब्जा होता है और मेटिंग में भी सिर्फ वही पार्टिसिपेट करता है। एवोल्यूशनरी एतबार से तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, सो दैट बेटर जीन्स, स्ट्रॉन्गर जीन्स में पास थ्रू, कि जो स्ट्रॉन्गर होगा वही फाइट करके किसी स्पीशी के अंदर ग्रुप लीडर बनेगा, तो उस